हेलो हेलो एवरीवन। आज अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अमेंडमेंट कवर करेंगे इस क्लास में, प्रोफेशनल एथिक्स। दिस अमेंडमेंट इज रेलिवेंट फॉर द सीए फाइनल ओल्ड एंड न्यू सिलेबस स्टूडेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं इस टॉपिक में, प्रोफेशनल एथिक्स में। तो आप लोग को ये अमेंडमेंट रिस्पेक्टिव अपने जो नोट्स होंगे उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेने चाहिए ये अमेंडमेंट, मेरी सजेशन में, क्योंकि मैंने अलग से कोई नोट्स नहीं बनाए इसके अमेंडमेंट के। तो मैं ये अमेंडमेंट इस इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट से कवर कर रहा हूँ। तो प्रोफेशनल एथिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 क्लॉज 4 मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। अपन सभी जानते हैं कि एक सीए कैन रेंडर द इंटायर रेंज ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 क्लॉज 4, which include the various type of services like financial management service, capital structure service, inventory management service, investment advisory services। तो बहुत सारी सर्विसेज कवर की गई है उस सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 क्लॉज 4 में। उसमें इंक्लूड किया गया है उन सर्विस में तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस में आप देखेंगे बहुत सारी सर्विसेज दी गई है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करना, मार्केट रिसर्च करना, वैल्यूशन ऑफ शेयर, एडवाइस देना अमालगमेशन मर्जर के बारे में, और उसमें एक्टिंग एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर अंडर द कंपनीज एक्ट, यानी कि इस सर्विस को भी इंक्लूड कर लिया गया है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में, एक्टिंग एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर अंडर द कंपनीज एक्ट। एंड देयर आफ्टर लास्ट में दो सर्विस और ऐड की गई। फर्स्ट, एक्टिंग एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ आईबीसी कोड 2016। दैट मीन्स एक प्रैक्टिसिंग सीए कैन एक्ट एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ आईबीसी कोड 2016। एंड फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोवाइड करना, लाइक क्लाइंट के बिहाफ में रिटर्न रिफंड का क्लेम लॉन्च करना जीएसटी में, जीएसटी के रिटर्न फाइल करना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कवर होगा, लाइक 3B हो गया, जीएसटीआर 1 हो गया। वर्ड प्रोसेसिंग, लाइक क्लाइंट ने अगर कोई एग्रीमेंट, क्लाइंट को कोई एग्रीमेंट करना है किसी थर्ड पर्सन के साथ, तो क्लाइंट ने एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग का काम दिया है, वर्ड प्रोसेसिंग सर्विस हो गया। तो ये सभी सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कवर होगी, जो कि इंक्लूड की गई है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इन्वॉल्व असिस्टिंग क्लाइंट their routine or mechanical task within the normal course of operation. Such service require little to no professional judgment और वेरी क्लेरिकल नेचर की सर्विस, मतलब ऐसी सर्विस जिसमें कोई प्रोफेशनल जजमेंट की जरूरत नहीं है, लाइक वर्ड प्रोसेसिंग सर्विस, प्रिपेयरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टेचूटरी फॉर्म फ्रॉम द फॉर क्लाइंट अप्रूवल, मतलब कोई क्लाइंट को वेरियस फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं अप्रूवल लेने के लिए, तो वो फॉर्म फाइल करना, सबमिटिंग सच फॉर्म एज इंस्ट्रक्टेड बाय, सबमिट करना क्लाइंट के बिहाफ में फॉर्म, लाइक फॉर एग्जांपल जो जीएसटी प्रैक्टिशनर काम करता है, फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई, मंथली रिटर्न फाइल करना, फाइल ए क्लेम फॉर रिफंड, फर्निश डिटेल ऑफ चलान इन फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 4, ई वे बिल जनरेट करना क्लाइंट के लिए, ठीक। फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट एंड कैंसलेशन, लाइक अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई अमेंडमेंट करना है तो फाइलिंग करना क्लाइंट के बिहाफ में। फाइल एंड इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम और विड्रॉ, मान लाइक कंपोजिशन स्कीम में है तो जो टैक्स पे कर रहे हैं उसका इंटीमेशन देना या विड्रॉ करना कंपोजिशन स्कीम, ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कवर होगी और एक सीए ये सभी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो भाइयों इसको नोट कर लीजिएगा, क्या क्या सर्विसेज जो एमसीएस में कवर हुई है। पहला रजिस्टर्ड वैल्यूअर, सेकंड इज द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सर्विस, एंड थर्ड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसमें नो लिटिल प्रोफेशनल जजमेंट, जिसमें प्रोफेशनल जजमेंट की जरूरत नहीं है, जो क्लेरिकल नेचर की सर्विस है, लाइक वर्ड प्रोसेसिंग सर्विस, या फिर स्टेचूटरी फॉर्म प्रिपेयर करना, सबमिट करना फॉर्म को क्लाइंट के बिहाफ में, ये सभी सर्विसेज इंक्लूड की गई है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में।
नेक्स्ट अमेंडमेंट शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 6 से रिलेटेड है। भाई वो 116 ये बोलता है कि कोई भी सीए सॉलिसिट नहीं कर सकता है क्लाइंट को, और 117 ये बोलता है कि यूजेस द डेजिनेशन अदर देन सीए आफ्टर हिज नेम, मतलब कोई भी सीए अपने नाम के आगे अदर देन सीए वर्ड यूज नहीं कर सकता। 117 तो बेसिकली ये जो अमेंडमेंट है ना 117 के लिए लाया गया है। देखिए भाई वो एक जब कोई कंपनी पब्लिक इशू लाती है ना तो उसको एक मर्चेंट बैंकर की हेल्प लगती है। मर्चेंट बैंकर जो सेबी के पास रजिस्टर्ड होते हैं, जो 4 कैटेगरी के होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। कैटेगरी 1 का काम बहुत ज़्यादा रहता है, वो पूरा मैनेज करता है पब्लिक इशू को, कंपनी के पब्लिक इशू को पूरा मैनेजमेंट उसके द्वारा किया जाता है। मर्चेंट बैंकर 1 लाइक नॉर्मली जो शेड्यूल बैंक होती है, प्राइवेट बैंक, शेड्यूल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सभी मर्चेंट बैंकर कैटेगरी 1 के होते हैं। कैटेगरी 4 जो रहता है ना मर्चेंट बैंकर, वो एक सीए इन प्रैक्टिस भी एलिजिबल है मर्चेंट बैंकर और कैटेगरी 4 बनने के लिए। एक सीए इन प्रैक्टिस एलिजिबल है कि वो मर्चेंट कैटेगरी 1-4 मर्चेंट बैंकर के रूप में सेबी के पास रजिस्ट्रेशन ले सकता है। कैटेगरी 4 का काम केवल रहता है कि जो कंपनियां रहती हैं उनको एडवाइस देना, ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस के बारे में, प्राइसिंग के बारे में एडवाइस देना कि प्राइस कैसे डिटरमाइन करनी है इशू की, इन सभी के बारे में एडवाइस देता है। तो ज़्यादा बड़ा रोल नहीं रहता है कैटेगरी 4 का, तो इसलिए प्रैक्टिसिंग सीए को परमिट किया गया है कि वो कैटेगरी 4 मर्चेंट बैंकर के रूप में रजिस्ट्रेशन ले सकता है सेबी के पास। और जब प्रोस्पेक्टस इशू होगा तो उसमें मर्चेंट बैंकर का नाम लिखा रहता है, और मर्चेंट बैंकर अगर सीए है तो इस केस में वो डेजिनेशन सीए वर्ड यूज कर सकता है। तो उसी के बारे में गाइडलाइन दी गई 117 से रिलेटेड। द मेंबर मे अप्लाई फॉर एंड ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज कैटेगरी 4, केवल याद रखिएगा कैटेगरी 1, 2, 3 में नहीं मिलेगा आपको, परमिसिबल नहीं है। कैटेगरी 4 अंडर द सेबी रूल एंड रेगुलेशन and act as a advisor or consultant to an issue. In client company offer document, that means prospectus, the name and address of CA or firm of CA acting as a advisor or consultant to issue could be indicated under the caption advisor or consultant to issue. तो प्रोस्पेक्टस में जो एडवाइजर का जहां पर डिटेल होगा, कंसल्टेंट कौन है इस इशू का, उसमें आपका नाम लिखा जा सकता है, आपका नाम और फर्म का नाम इंडिकेट किया जा सकता है। हाउएवर द नेम एंड एड्रेस ऑफ सच सीए या फर्म ऑफ सीए शुड नॉट अपीयर प्रोमिनेंटली, मतलब ज़्यादा बोल्ड लेटर में, डिजाइनिंग लेटर में नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि एक सीए मर्चेंट बैंकर कैटेगरी 4 के रूप में रजिस्ट्रेशन ले सकता है, और ऑफर डॉक्यूमेंट में उसका नाम एज ए अंडर द कैप्शन ऑफ कैपिटल एडवाइजर टू इशू में उसका नाम हो सकता है, अपना नाम और या फर्म का नाम इंडिकेट किया जा सकता है, बट नेम शुड नॉट अपीयर प्रोमिनेंटली, अपीयर नहीं होना चाहिए। तो ये नोट कर लीजिएगा 117 के बगल में। (116) में नेक्स्ट अमेंडमेंट 116 publication of books, article or presentation. It is not permissible for a member to mention in a book or article published by him or a presentation made by him any professional attainment, मतलब अपनी अचीवमेंट को आप नहीं बता सकते, whether of the member or firm of accountant with which he associate, चाहे आपकी हो चाहे फर्म की अचीवमेंट। However, he may indicate in the book, article, presentation the designation of CA as well as name of firm। भाइयों पहले नेम ऑफ फर्म अलाउड नहीं था, अब अपनी सीट में देखिएगा नेम ऑफ फर्म परमिटेड नहीं था बुक्स में, आर्टिकल्स में, लेकिन आप अपना नाम भी दे सकते हैं, डेजिनेशन चार्टर अकाउंटेंट, और फर्म का नाम भी यूज किया जा सकता है। तो ये अमेंडमेंट है कि फर्म का नाम भी अब आप बुक्स और आर्टिकल में पब्लिश कर सकते हैं, बट कोई प्रोफेशनल अटेनमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एक नई गाइडलाइन आई 116 में, एडवर्टीजमेंट फॉर सिल्वर, गोल्डन, प्लेटिनम और सेंटेनरी सेलिब्रेशन, मतलब 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, 75 ईयर और 100 ईयर, मतलब आपकी फर्म को इस्टेब्लिश हुए 25 साल, 50 साल या 75 ईयर या 100 ईयर हो गए, तो क्या आप उसको अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी 25 सिल्वर या गोल्डन सेलिब्रेशन कर रहे हैं,
फर्म का, तो क्या आप उसके लिए एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं क्या? तो इट इज़ नॉट परमिटेड टू एडवर्टाइज द इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द फर्म। पहले तो परमिट नहीं है, पहले बोल दिया गया, लेकिन फिर बाद में बोला परमिसिबल है। हाउएवर द कंसिडरिंग द नीड ऑफ इंटरपर्सनल और सोशलाइजेशन रिलेशनशिप, क्योंकि आजकल सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंस है अपनी पर्सनल लाइफ में, तो गेट टुगेदर अगर अकेजन होता है, द एडवर्टीजमेंट फॉर सिल्वर, डायमंड और प्लेटिनम सेलिब्रेशन ऑफ सीए फर्म मे बी पब्लिश इन द न्यूज़पेपर और न्यूज़लेटर। तो अब अपनी इंस्टीट्यूट ने परमिट कर दिया है कि न्यूज़पेपर और न्यूज़लेटर में अगर कोई सीए अपनी सेलिब्रेशन कर रहा है अपनी फर्म का, सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, तो इस केस में वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर सकता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इससे प्रोबेबल क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी। आयु जैसे आईपीएल हो रहा है अभी, उसमें देखिए कितनी सारी कंपनियां स्पॉन्सरशिप, आईपीएल का मेन कमाई तो स्पॉन्सरशिप से आता है। तो क्या एक मेंबर इन प्रैक्टिस या फर्म स्पॉन्सर बन सकता है क्या किसी इवेंट का, किसी प्रोग्राम का? तो नॉट परमिटेड टू स्पॉन्सर एन इवेंट, मतलब कोई इवेंट का स्पॉन्सर नहीं बन सकता। हाउएवर सच मेंबर और फर्म में स्पॉन्सर एन इवेंट कंडक्टेड बाय द प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट, पीओयू ऑफ द आईसीआई, मतलब अपनी आईसीआई की अगर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट, लाइक कोई कॉन्फ्रेंस कर रही है, कोई प्रोग्राम कर रही है, कैंपस प्रोग्राम कर रही है, तो उसमें एक सीए या सीए फर्म स्पॉन्सर बन सकता है उस इवेंट का, प्रोवाइडेड सच इवेंट हैज द प्रायर अप्रूवल ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन डायरेक्टरेट ऑफ आईसीआई। लेकिन इसका मतलब उस इवेंट का प्रायर अप्रूवल किसने लिया होगा? प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट ने उस इवेंट का प्रायर अप्रूवल लिया होगा, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन, सीपीई डायरेक्टरेट ऑफ आईसीआई। तो आइयो, केवल इंस्टीट्यूट अगर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट कोई इवेंट कर रही है तो उसमें सीए स्पॉन्सर कर सकता है स्पॉन्सरशिप, लेकिन प्रोवाइडेड कि उस इवेंट की प्रायर अप्रूवल ली गई हो फ्रॉम द कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन डायरेक्टरेट ऑफ आईसीआई। मेंबर स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी रिलेटिंग टू सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, may mention their individual name with the prefix CA. However, mention of firm name or CA logo is not permitted. तो अगर कोई मेंबर अगर CSR एक्टिविटी में स्पॉन्सरशिप कर रहा है वो परमिटेड है। मे मेंशन देयर इंडिविजुअल नेम विथ प्रीफिक्स CA, हाउएवर मेंशन ऑफ फर्म नेम और CA लोगो इज नॉट परमिटेड। तो अगर कोई CSR एक्टिविटी हो रही है, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस एक्टिविटी में वो स्पॉन्सर बन सकता है, प्रोवाइडेड कि फर्म का नाम और सीए लोगो इज नॉट परमिटेड। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए 116 में स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट इन टीचिंग कोचिंग एक्टिविटी बाय मेंबर। भाइयों अपन सभी जानते हैं 1111 परमिट करता है कि एक सीए प्राइवेट ट्यूटरशिप कर सकता है या इंस्टीट्यूट की जो कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन उसमें पार्ट टाइम बेसिस पर क्लासेस प्रोवाइड कर सकता है, प्रोवाइडेड उसका टीचिंग आवर 25 आवर से अधिक नहीं होना चाहिए वीकली। एक वीक में 25 आवर से अधिक उसका टीचिंग आवर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर वो किसी स्कूल में, कॉलेज में या किसी प्राइवेट कोचिंग क्लासेस में अगर वो ज्वाइन करता है तो उसको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन वो अपने नाम से टीचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर सकता है एक सीए। तो उसके बारे में क्या एक सीए एडवर्टाइज कर सकता है? अगर वो प्राइवेट ट्यूटरशिप कर रहा है तो क्या वो एडवर्टाइज कर सकता है? उसके बारे में इंस्टीट्यूट ने 116 में एक नई गाइडलाइन इशू की। द मेंबर इंगेज इन द टीचिंग कोचिंग एक्टिविटी वाइल एडवर्टाइजिंग सच टीचिंग सेल कंप्लाई द रेगुलेशन 190, मतलब 1111 कि भाई उसका टीचिंग आवर 25 आवर से अधिक नहीं होना चाहिए। कीपिंग इन द व्यू ऑफ ब्रॉड एन एडवर्टाइजिंगमेंट ऑफ कोचिंग टीचिंग एक्टिविटी बाय मेंबर इन प्रैक्टिस मे अमाउंट टू इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन एज वेल एज सॉलिसिटेशन बाय एनी अदर मीन्स एंड मे देयरफॉर बी वायलेटिव।
तो बोला कि किसी टाइप का एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे दिया गया सच मेंबर को एडवर्टाइज नहीं करना है, देयर एसोसिएशन विद कोचिंग और टीचिंग एक्टिविटी की मैं टीचर हूं, थ्रू होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और बाय अदर मीन्स, अदरवाइज वो उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। बट सच मेंबर मे पुट आउटसाइड देयर कोचिंग टीचिंग प्रेमाइसेस, जहां पर वो टीचिंग प्रेमाइसेस है उसके बाहर में वो साइन बोर्ड यूज कर सकता है मेंशनिंग द नेम ऑफ कोचिंग और टीचिंग इंस्टीट्यूट, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल एंड सब्जेक्ट टॉट देयर इन, मतलब केवल 3 चीज बताएगा, कोचिंग या टीचिंग इंस्टीट्यूट का नाम, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल एंड सब्जेक्ट टॉट, मतलब कौन सी क्लासेस कौन से सब्जेक्ट टीच किए जाते हैं। एज रिगार्ड द साइज एंड टाइप ऑफ द साइन बोर्ड द काउंसिल गाइडलाइन, जो फर्म के लिए अप्लीकेबल है, फर्म के साइन बोर्ड के लिए वही गाइडलाइन यहाँ पर अप्लाई होगी, मतलब कोई लाइटिंग वाला बोर्ड नहीं होना चाहिए, साइन बोर्ड नहीं होना चाहिए, है ना, तो सेम गाइडलाइन अप्लाई होगी। तो ध्यान रखिएगा कि एक सीए अगर टीचिंग एक्टिविटी में भी इंगेज है तो उसका टीचिंग आवर 25 आवर से अधिक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो गिल्टी हो जाएगा 1111 में। फर्दर वो कोई बैनर यूज नहीं कर सकता, एडवर्टाइज नहीं कर सकता, लेकिन हाउएवर वो अपने टीचिंग प्रीमाइसेस के आउटसाइड साइन बोर्ड यूज कर सकता है, उसमें केवल 3 चीज मेंशन कर सकता है, टीचिंग क्लास का नेम हो गया, उसके बाद कौन से सब्जेक्ट टॉट किए जाते हैं, और थर्ड इज द कॉन्ट्रैक्ट नंबर। केवल इसका मतलब कि वो सीए है ऐसा वर्ड यूज नहीं करेगा, फर्म का नाम यूज नहीं करेगा, अदरवाइज वो गिल्टी हो जाएगा 116 में। तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसके इंपॉर्टेंट लाइन को। नेक्स्ट इज द एजुकेशनल वीडियो। 116 में एक और नई गाइडलाइन ऐड की गई एजुकेशनल वीडियो के बारे में, कि एक सीए, जैसे आप देखते हैं आजकल यूट्यूब में हो गया, जितने भी सोशल मीडिया है उसमें आजकल कई सीए, प्रैक्टिसिंग सीए एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते हैं। तो वाइल द वीडियो ऑफ एजुकेशनल नेचर मे बी अपलोड ऑन द इंटरनेट बाय द मेंबर, नो रेफरेंस शुड बी मेड टू द सीए फर्म वेयर इन द मेंबर इज पार्टनर, फर्दर इट शुड नॉट कंटेन एनी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल और वेबसाइट एड्रेस। तो याद रखिएगा आप अपलोड कर सकते हैं एजुकेशनल वीडियो, प्रोवाइडेड या नहीं देना है, याद रखिएगा सीए फर्म का नाम नहीं दे सकते जिस फर्म में आप पार्टनर हैं या प्रोप्राइटर हैं, फर्दर कॉन्ट्रैक्ट डिटेल नहीं होनी चाहिए और वेबसाइट का एड्रेस भी नहीं होना चाहिए। तो नोट कर लीजिएगा एजुकेशनल वीडियो। उसके बाद 117 में आइए, कुछ अमेंडमेंट नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। ए मेंबर इन पैनल्ड, अगर आप इंसॉल्वेंसी, क्योंकि एक प्रैक्टिसिंग सीए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकता है, ठीक है, प्रैक्टिसिंग सीए अगर है वो इम्पैनल्ड है आईबीबीआई के पास, अथॉरिटी के पास, तो वो अपने विजिटिंग कार्ड में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर यूज कर सकता है, अपने लेटर हेड में, विजिटिंग कार्ड में वो ये वर्ड यूज कर सकता है। तो 1 ये एग्जाम में भी आ चुका है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल।
नेक्स्ट अमेंडमेंट इन 118 शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 8 ये बोलता है कि जब भी अगर आप कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं, चाहे जीएसटी, टैक्स, स्टैट्यूटरी, इंटरनल, कॉन्करेंट, कोई भी टाइप की ऑडिट, तो आपको प्रीवियस ऑडिटर से राइटिंग में कम्युनिकेट करना है, मैंडेटरी है। अगर आप नहीं किए तो आप गिल्टी हो जाएंगे 118 में। तो आइयो कम्युनिकेशन का मोड दिया गया, इंस्टीट्यूट ने क्लेरिफाई किया कि कम्युनिकेशन शुड बी मेड इधर रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू या फिर बाय हैंड डिलीवरी विथ एक्नॉलेजमेंट, मतलब सामने वाले से एक्नॉलेजमेंट लेना है, मतलब ये प्रूफ होना चाहिए कि सामने वाले को लेटर डिलीवर हो गया है। तो पहले भाइयों ईमेल परमिसिबल नहीं था, इंस्टीट्यूट ने अब इस ईमेल को परमिट कर दिया कि आप ईमेल के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ गाइडलाइन है उसमें। आते हैं देखते हैं। मेंबर शुड कम्युनिकेट विथ रिटायरिंग ऑडिटर, मतलब प्रीवियस ऑडिटर, इन सच ए मैनर एज टू रिटेन इन देयर हैंड पॉजिटिव एविडेंस ऑफ डिलीवरी, मतलब हमारे पास एविडेंस होना चाहिए कि सामने वाले को डिलीवर हो गया है। तो पहला क्या हो सकता है मोड, कम्युनिकेशन बाय लेटर सेंड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू, मतलब सामने वाले को लेटर डिलीवर हो गया है, इसका आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। सेकेंड, बाय हैंड अगेंस्ट ए रिटर्न हैंड डिलीवरी एक्नॉलेजमेंट। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, acknowledgement of communication from retiring auditor, acknowledgement of communication from retiring auditor, wide email address registered with institute और last known official email address, मतलब सामने वाला कंफर्म करेगा। एक्नॉलेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम रिटायरिंग ऑडिटर, वाइड ईमेल एड्रेस, मतलब जो ईमेल एड्रेस आईसीए के पास रजिस्टर्ड है सामने वाले ऑडिटर का, प्रीवियस ऑडिटर का, उस एड्रेस से आपको एक्नॉलेजमेंट आया है, कंफर्मेशन की उसको लेटर मिल गया है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। या तो उस एड्रेस में जो ईमेल एड्रेस आईसीए के पास रजिस्टर्ड है या फिर हिज लास्ट नोन ऑफिशियल ईमेल एड्रेस। और एक और मोड दिया गया जो इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइब करेगी, यूडीआईन, मतलब आप जब लेटर पोस्ट करोगे या लेटर भेजोगे तो एक यूडीआईन नंबर आपको जनरेट करना है यूडीआईन पोर्टल से। इसके लिए सेपरेट गाइडलाइन इशू की जाएगी आईसीए के द्वारा। तो अभी ये ऑपरेटिव नहीं है, अभी ये तीन ही मेन ऑपरेशन में है, रजिस्टर्ड पोस्ट या हैंड डिलीवरी या फिर ईमेल, सामने वाले से एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, उसके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है सामने वाले के। तो ये 118 में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट 119 शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 9 में हुआ है, कुछ एडिशनल गाइडलाइन इशू की गई है इसमें। 119 ये बोलता है कि जब भी कंपनी एक्ट में आप ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं तो आपको ये इंश्योर करना है ऑडिटर को कि कंपनी ने आपकी अपॉइंटमेंट के बारे में 139 एंड 140 ऑफ द कंपनीज एक्ट में जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट की, वो कंप्लाई की है कि नहीं। इसका मतलब उसकी अपॉइंटमेंट प्रॉपर हुई है कि नहीं, ये उसको चेक करना है अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने से पहले। फॉर एग्जांपल अगर वो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है तो फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट 139 में दी गई है कि बोर्ड करती है 30 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं, ये ऑडिटर को चेक करना है, उसके बाद ही उसको अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करनी है। If the incoming auditor is satisfied that company has complied with the provision of section 139 and 140 of the company act, मतलब जो ऑडिटर है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि कंपनी ने 139 एंड 140 का कंप्लायंस किया है, तो ही शुड फर्स्ट कम्युनिकेट विद द आउटगोइंग ऑडिटर इन राइटिंग। तो फिर वो प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करेगा एनओसी लेने के लिए 118 में, बिफोर एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट। द फॉलोइंग एडिशनल गाइडलाइन हैज बीन इशूड where an auditor resign his appointment as a auditor of the company or does not offer himself as a appointment as a auditor of such company, मतलब अगर प्रीवियस ऑडिटर रिजाइन देता है कंपनी में और या फिर वो ऑफर नहीं देता री अपॉइंटमेंट के लिए, ही शैल कम्युनिकेट इन राइटिंग टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी गिविंग रीजन देयरफॉर। तो जो प्रीवियस जो ऑडिटर रिजाइन दे रहा है उसको रीजन कम्युनिकेट करना है बोर्ड के पास। If he consider that there are professional reason connected with his resignation and not offering, मतलब अगर रेजिनेशन का रीजन जो है वो प्रोफेशनल रीजन है,
प्रोफेशनल रीजन लाइक मैनेजमेंट लास्ट ईयर कोऑपरेट नहीं कर रही थी, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही थी, in his opinion should be brought to the notice of board of director and send a copy of such communication to the institute. इसका मतलब ऑडिटर जो प्रीवियस ऑडिटर है जिसने रिजाइन दिया वो बोर्ड को भी कॉपी देगा और प्लस इंस्टीट्यूट को भी एक कॉपी देगा. And it shall be obligatory on the incoming auditor before accepting the appointment to obtain a copy of such communication from the board of director and consider. और जो नया ऑडिटर अपॉइंट होगा उसको बोर्ड से वो कॉपी एक्सेप्ट कर ले, एक कॉपी ले लेनी चाहिए और उस कॉपी को कंसीडर करना चाहिए कम्युनिकेशन को कि प्रीवियस ऑडिटर ने रिजाइन क्यों दिया था, उसका क्या रीज़न था, और उसको कंसीडर करने के बाद ही उसे अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए. तो भाइयों इसमें दोनों ऑडिटर की ऑब्लिगेशन दी गई है. एक तो जो ऑडिटर रिजाइन दे रहा है उस पर भी ऑब्लिगेशन दिया गया है कि वो रेजिग्नेशन का जो प्रोफेशनल रीजन है वो कम्युनिकेट करेगा टू द बोर्ड को, प्लस इंस्टीट्यूट को एक कॉपी देगा. और जो इनकमिंग ऑडिटर है उसकी ड्यूटी दी गई है कि वो बोर्ड से वो कॉपी लेगा जो प्रीवियस ऑडिटर ने रीजन बताया है और उसको कंसीडर करेगा, उसके बाद ही वो अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए उसे. उसका सेकेंड गाइडलाइन इशू हुई वेयर एन ऑडिटर दो विलिंग फॉर रीअपॉइंटमेंट. मतलब वो तो जो पिछला ऑडिटर था वो विलिंगनेस था, वो ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए रेडी था अपॉइंट होने के लिए, बट उसे रीअपॉइंट नहीं किया, कंपनी ने उसे रीअपॉइंट नहीं किया. ही शैल फाइल विद द इंस्टीट्यूट ए कॉपी ऑफ स्टेटमेंट विच ही मे सेंड टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी फॉर सर्कुलेशन. अयो जब भी ऑडिटर रीअपॉइंट होना चाहता है लेकिन शेयर होल्डर या कंपनी उसे रीअपॉइंट नहीं करना चाहती है तो इस केस में जो ऑडिटर रहता है उसे अपना रिप्रेजेंटेशन देने का राइट रहता है. 140 में अपन पढ़ते हैं सब सेक्शन 5 में कि ऑडिटर को रिप्रेजेंटेशन देने का राइट रहता है, जिसमें वो रिप्रेजेंटेशन डिग्निफाई मैनर में दे सकता है कि आज तक उसने ऑनेस्टली कंपनी में वर्क किया है और इंडिपेंडेंटली वर्क किया है और वो अपनी विलिंगनेस शो कर सकता है कि मैं कंपनी में कंटिन्यू रीअपॉइंट होना चाहता हूँ इफ़ शेयर होल्डर रीअपॉइंट हिम. तो जो उसने रिप्रेजेंटेशन दिया है मैनेजमेंट को फॉर सर्कुलेशन अमॉन्ग द शेयर होल्डर, उसकी एक कॉपी उसको इंस्टीट्यूट को भी फाइल करनी है. तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर रिमूवल के समय देता है, जब ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं किया जाता है, प्रपोजल आता है मेंबर के पास, मेंबर से 140 में कि इसे रीअपॉइंट नहीं करना है, तो इस केस में उसे राइट रहता है रिप्रेजेंटेशन देने का और वो रिप्रेजेंटेशन की एक कॉपी जो है वो इंस्टीट्यूट को भी फॉरवर्ड करेगा. एंड इट शैल बी ऑब्लिगेटरी फॉर इनकमिंग ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट टू ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ सच कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंपनी एंड कंसीडर बिफोर इट्स. तो ये जो नया ऑडिटर अपॉइंट होगा उसकी ऑब्लिगेशन दिया गया है कि उसको वो जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी कॉपी जरूर लेनी चाहिए और उसे कंसीडर करना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट. तो ये दो नई गाइडलाइन 119 में इशू की गई. पहला, अगर वो रिजाइन दे रहा है तो रेजिग्नेशन का जो रीज़न है वो जो बोर्ड को बताया गया उसे एक कॉपी आईसीए को भी देगा और इनकमिंग ऑडिटर उसकी कॉपी को ऑब्टेन करेगा और उसे कंसीडर करेगा. और सेकेंड है कि अगर शेयर होल्डर उसे रीअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं तो जब ऑडिटर अपना रिप्रेजेंटेशन देगा मेंबर लोगों को, बोर्ड को फॉर सर्कुलेशन टू मेंबर, तो एक कॉपी इंस्टीट्यूट को भी देगा और इनकमिंग ऑडिटर की ड्यूटी है कि उस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी उसे लेना है, कंसीडर करना है बिफोर एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट. दैट्स ए गाइडलाइन अंडर 119. और एक पॉइंट दिया गया, द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीआई ऑन ए रिव्यू ऑफ द कम्युनिकेशन रेफर टू इन पैरा ए बी. जो कम्युनिकेशन दिया गया था, जो एक कॉपी इंस्टीट्यूट को दी गई थी, वो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड रिव्यू करेगी एंड मे कॉल फॉर सच फर्दर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनकमिंग ऑडिटर और आउटगोइंग ऑडिटर एंड कंपनी एंड मेक ए रिपोर्ट टू द काउंसिल इन केस वेयर इट कंसीडर नेसेसरी. तो भाइयों जो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड को जो कॉपी मिली है इनकमिंग ऑडिटर से या आउटगोइंग ऑडिटर से, वो उसको रिव्यू करेगी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कॉल कर सकती है वो इनकमिंग ऑडिटर, आउटगोइंग ऑडिटर और कंपनी से एंड मेक ए रिपोर्ट टू द काउंसिल.
इसका मतलब दो जो नई गाइडलाइन आई है इस क्लॉज में, पहला, अगर ऑडिटर रिजाइन देता है और नॉट ऑफर फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो उसे रीजन कम्युनिकेट करना है बोर्ड को प्लस आईसीआई को, मतलब एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड को, और जो इनकमिंग ऑडिटर रहेगा ये कॉपी ऑब्टेन करेगा तो बोर्ड से और उसे कंसीडर करेगा। और सेकेंड, ऑडिटर तो विलिंगनेस है रीअपॉइंटमेंट के लिए, बट कंपनी नहीं चाहती। तो जो वो रिप्रेजेंटेशन देगा सेक्शन 140 में, उसकी एक कॉपी वो इंस्टीट्यूट को भेजेगा, और इनकमिंग ऑडिटर की ड्यूटी है कि उसे कंसीडर करना है बिफोर एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट। तो ये दोनों नोट को ज़रूर लिख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये। नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 10। 1110 क्या बोलता है? चार्ज और ऑफर टू चार्ज और एक्सेप्ट और ऑफर टू एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट फीस चार्ज करना, विच आर बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और विच आर कंटिजेंट अपॉन द फाइंडिंग और रिजल्ट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट। मतलब आप फीस चार्ज कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पर या ऐसे बेसिस पर जो कंटिजेंट है अपॉन द फाइंडिंग और रिजल्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। लाइक एग्जाम्पल कि मैं आपको अपील के लिए अपॉइंट करता हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए सीए को, और सीए बोलता है कि मैं फ़ीस चार्ज करूँगा अगर अपन अपील का केस अगर फेवर में आता है तो 1,00,000 रुपये, और अगर अपील का केस अपने अगेंस्ट में आता है डिसीजन तो 10,000 रुपये फ़ीस लूँगा। तो यहाँ पर देखिए मेरी फ़ीस डिपेंड है फाइंडिंग ऑफ द इंगेजमेंट, रिजल्ट ऑफ द इंगेजमेंट, रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो मैं गिल्टी हो जाऊँगा। एक्सेप्ट एज परमिटेड अंडर एनी रेगुलेशन, लेकिन कुछ परमिशन दी गई है रेगुलेशन 192 में कि एक सीए फीस चार्ज कर सकता है परसेंटेज बेसिस पर कुछ केसेस में, लाइक लिक्विडेटर हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर हो गया, वैल्यूअर हो गया डायरेक्ट टैक्स लॉ में, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस हो गई, फंड रेजिंग सर्विस हो गई, डेट रिकवरी सर्विस, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विस, ये पहले से थी। अभी जो अमेंडमेंट हुआ है वो है अदर सर्विस में इंस्टीट्यूट बोली थी कि हम प्रिस्क्राइब करेंगे, काउंसिल डिसाइड करेगी, और काउंसिल ने डिसाइड कर दिया है एक्टिंग एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। मतलब अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के रूप में एक्ट कर रहे हैं तो आप परसेंटेज बेसिस पर फीस चार्ज कर सकते हैं। अगर आप सीआईआरपी प्रोसेस में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के रूप में एक्ट कर रहे हैं, यू कैन चार्ज फीस ऑन परसेंटेज बेसिस। और सेकेंड इज़ द नॉन एश्योरेंस सर्विस टू नॉन ऑडिट क्लाइंट। अगर आप नॉन एश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं नॉन ऑडिट क्लाइंट को, नॉन एश्योरेंस सर्विस टू नॉन ऑडिट क्लाइंट, जो आपका ऑडिट क्लाइंट नहीं है, तो आप उससे फीस चार्ज कर सकते हैं परसेंटेज बेसिस पर। तो ये दो सर्विस को ऐड कर लीजिएगा रेगुलेशन नंबर 192 में, पहला इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड सेकेंड नॉन एश्योरेंस सर्विस टू नॉन ऑडिट क्लाइंट। इसके बाद 1111 एक इम्पॉर्टेंट 1111 में गाइडलाइन इंक्लूड की गई कि मान लीजिए कि
मिस्टर एक्स जो सीए हैं उसके फादर का बिजनेस था, अब फादर की डेथ हो गई है तो ये बिजनेस अब कंटिन्यू मिस्टर एक्स के नाम पर फैमिली बिजनेस एक्वायर कर रहा है मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स इज द सीए इन प्रैक्टिस। तो क्या वो इस फैमिली बिजनेस का ऑनर बन सकता है, प्रोप्राइटर? ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट कैन एक्वायर इंटरेस्ट इन फैमिली बिजनेस इन ए फॉलोइंग मैनर, एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म, एज ए पार्टनरशिप फर्म, और इन द नेम और स्टाइल ऑफ द HUF एट इट्स करता और ए मेंबर। इसका मतलब वो फैमिली बिजनेस में इंटरेस्ट प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में या फिर HUF में एज ए करता या मेंबर के रूप में इंटरेस्ट एक्वायर कर सकता है। It would be necessary for the one member to provide evidence that interest in the family business devolve acquire on him as a result of inheritance, succession or partition। मतलब उसको आप फैमिली बिजनेस में जो इंटरेस्ट एक्वायर हुआ है, लाइक प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, HUF में, एज ए रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस, विल की वजह से, सक्सेशन या पार्टीशन ऑफ द फैमिली बिजनेस। It is also necessary for the member to show that he is not actively engaged in carrying of said business, और उसे ये शो करना पड़ेगा कि मेंबर उस तीनों बिजनेस में एक्टिवली इंगेज नहीं है उस बिजनेस में। एंड द फैमिली बिजनेस इन द क्वेश्चन वाज नॉट क्रिएटेड बाय हिमसेल्फ, और ये फैमिली बिजनेस उसने क्रिएट नहीं किया था, उसके फादर ने या उसके ग्रैंडफादर ने क्रिएट किया था। तो भाइयों ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब एक सीए किसी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या किसी HUF में फैमिली बिजनेस में इंटरेस्ट एक्वायर कर सकता है, लेकिन उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए उस बिजनेस में, और उसको ये शो करना पड़ेगा कि ये बिजनेस उसको एक्वायर हुआ है इनहेरिटेंस में, सक्सेशन में या फिर पार्टीशन हुआ है HUF का। तो इसको नोट कर लीजिएगा 1111 में। नेक्स्ट शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 9 219 ये बोलता है कि अगर कोई भी प्रैक्टिसिंग सीए डिपार्चर करता है फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट अप्लीकेबल टू द सर्कमस्टेंसेस, मतलब जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर और प्रिंसिपल का अगर कॉन्ट्रावेंशन करता है तो वो गिल्टी हो जाएगा। लाइक स्टैंडर्ड्स हो गए, गाइडेंस नोट हो गए, है ना, स्टेटमेंट हो गए, क्लेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा, इन सभी का अगर वो वायलेशन डिपार्चर करता है तो वो गिल्टी हो जाएगा। इसमें इंस्टीट्यूट ने कुछ एक्स्ट्रा नए पॉइंट ऐड किए हैं। द फर्स्ट इज द परसुएंट टू द सेबी नोटिफिकेशन लिस्टेड कंपनियों में स्टेचुटरी ऑडिटर ऑफ लिस्टेड कंपनी अंडर कंपनी एक्ट shall be done by only those auditor who has subject themselves to peer review process of institute and hold a valid certificate issued by the peer review board of the ICA।
इसका मतलब सेबी में जो की रिक्वायरमेंट है कि लिस्टेड कंपनियों के ऑडिटर वही बन सकते हैं जिनकी पीयर रिव्यू हुई है एंड होल्ड ए पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशूड बाय द पीयर रिव्यू बोर्ड। Next is the FRN and membership number. The member are required to mention the membership number and firm registration number to all report issued pursuant to any attestation engagement including certificate issued by them as a proprietor or partner in said firm। यानी कि हर मेंबर को जितनी भी रिपोर्ट इशू करेगा उसमें FRN नंबर और मेंबरशिप नंबर इंडिकेट करना मैंडेटरी है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। The UDIN is mandatory from 1st July 2019 on all corporate and non-corporate audit and attestation and assurance function। हर ऑडिट के लिए मैंडेटरी हो गया UDIN 1 जुलाई 2019 से। Thus a member of institute in practice shall generate UDIN for all kind of certification, GST and tax audit report undertaken and signed by him। अगर वो UDIN जनरेट नहीं करता है और रिपोर्ट इशू कर देता है तो वो 11219 में गिल्टी हो जाएगा क्योंकि उसने डिपार्चर किया, मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स। तो यूडीआईन जनरेट करना मैंडेटरी है जितने भी एश्योरेंस फंक्शन है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। तो ये तीनों नोट्स आप लिख लीजिएगा। पहला, पीयर रिव्यू हुई हो फर्म की तभी वो लिस्टेड कंपनियों का ऑडिटर बन सकता है। दूसरा, जितनी भी रिपोर्ट होगी उसमें FRN और मेंबरशिप नंबर इंडिकेट करना मैंडेटरी। और थर्ड इज द यूडीआईन जनरेट करना मैंडेटरी है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। नेक्स्ट, काउंसिल गाइडलाइन 2008 में एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ स्पेसिफाई नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट में। भाइयों, कंपनी एक्ट के सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज नंबर जी में बोलता है कि एक सीए मैक्सिमम 20 कंपनियों की ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है। 20 कंपनियों में फॉलोइंग कंपनी इंक्लूड नहीं होगी: 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड न्यूली स्टार्टअप कंपनी, दैट मीन्स प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है। ये 4 कंपनियों को काउंट नहीं करेंगे 20 की लिमिट में। 1 पर्सन, स्मॉल, डोरमेंट और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर सेपरेट गाइडलाइन इशू की है, स्पेसिफाई नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट। एक सीए फर्म A member of institute in practice shall not hold at any time for more than specified number of audit assignment of Company Act under section 141। अब स्पेसिफाई नंबर यहाँ पर क्या दिया गया है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी कि ऑडिटर को दोनों का कंप्लायंस करना है, 141(3)G और यहाँ पर स्पेसिफाई ऑडिट असाइनमेंट नंबर जो लिमिट दी गई है। इन केस ऑफ सीए इन प्रैक्टिस या प्रोप्राइटरशिप 30 ऑडिट असाइनमेंट वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी और अदर कंपनी, मतलब 30 कंपनियां की ऑडिट कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे अदर कंपनी हो पब्लिक, बट 2 कंपनियों को काउंट नहीं करेंगे, 1 पर्सन एंड स्मॉल कंपनी। तो याद रखिएगा, काउंसिल गाइडलाइन बोलती है कि एक सीए मैक्सिमम 30 कंपनियों की ऑडिट कर सकता है, चाहे वो कोई भी प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, बट 2 कंपनियां काउंट नहीं होगी, 1 पर्सन और डोरमेंट कंपनी। और अगर फर्म है, सीए फर्म है, तो 30 ऑडिट असाइनमेंट पर पार्टनर इन फर्म।
तो याद रखिएगा कंपनी एक्ट में 20 है जिसमें 4 कंपनियां एक्सक्लूड होगी, और यहाँ पर 30 ऑडिट असाइनमेंट है जिसमें 2 कंपनियां एक्सक्लूड होगी, 1 पर्सन एंड डोरमेंट कंपनी। फिर यूडीआइन का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, मैंडेटरी है, आपको यूडीआइन जनरेट करना है ऑल सर्टिफिकेशन वर्क में। तो यूडीआइन की डिफरेंट डेट नोटिफाई की गई फॉर सर्टिफिकेशन वर्क के लिए 1 फरवरी 2019, फॉर ऑल जीएसटी एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 1 अप्रैल 19, और जितनी भी अदर ऑडिट होगी लाइक कंपनी एक्ट में ऑडिट, स्टेचूटरी ऑडिट 1 जुलाई 2019, मतलब 3 डेट है। फॉर ऑल सर्टिफिकेशन वर्क 1 फरवरी 2019, फॉर ऑल जीएसटी एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 1 अप्रैल 2019 एंड अदर ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विस 1 जुलाई 2019। तो ये 3 डेट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर नेटवर्क की गाइडलाइन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, नेटवर्किंग की गाइडलाइन। नेक्स्ट एक नई गाइडलाइन इशू की गई, ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। आजकल आप देखते हैं कि जितने भी ऑनलाइन बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसमें बहुत एक ही एप्लीकेशन के अंदर आपको वेरियस सर्विस प्रोवाइड की जाती है, लाइक प्लम्बर हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, बैंकिंग सर्विस हो गई, ग्रॉसरी की सर्विस हो गई, मेडिकल सर्विस हो गई। तो एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर वेरियस पर्सन आपको डिफरेंट टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। A number of non-chartered accountant firm, corporate including bank, finance company, newspaper have set up their own website providing advisory service. तो भाइयों नंबर ऑफ नॉन चार्टर अकाउंटेंट फर्म, कॉर्पोरेट लाइक बैंकिंग कंपनियां हो गई, फाइनेंस कंपनी हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, ये अपनी वेबसाइट प्रोवाइड मेंटेन करते हैं टू प्रोवाइड द एडवाइजरी सर्विस ऑन टैक्सेशन एंड अदर वेरिया वेयर चार्टर अकाउंटेंट आर रेंडरिंग। टैक्सेशन में, फाइनेंस में, इन सभी में। Some of the such website may request the CA or CA firm to provide consultation and advice through their website. No other service beside consultancy and advice can be rendered through the such website. This would be permitted subject to condition that on the website contract address of the CA is not provided, nor such website will contain any material which advertise professional achievement or status of such CA, except making a statement that they are chartered accountant. Name of chartered accountant firm with suffix chartered accountant would not be permitted. तो भाइयों बहुत सारी एडवाइजरी कंपनियां होती है जो कंसल्टेंसी वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करती है, वो एक सीए को इनवाइट कर सकती है कि आप हमारी वेबसाइट के थ्रू एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करिए। अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं देना है, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं देना है जिससे कि हम एडवर्टाइज हो हमारी प्रोफेशनल अचीवमेंट को। एक्सेप्ट ये हम बोल सकते हैं कि हम सीए हैं। नेम ऑफ सीए फर्म कैन नॉट बी यूज, फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते। तो इसको नोट कर लीजिएगा। ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म
एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर, एग्रीगेटर का मतलब एक ही जगह में बहुत सारे सर्विस आपको मिलेंगे, एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही वेबसाइट के अंदर। इट इज़ नॉट परमिसिबल फॉर मेंबर टू लिस्ट देमसेल्फ विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर वेयर इन अदर कैटेगरी लाइक बिजनेसमैन, टेक्नीशियन, मेंटेनेंस वर्कर, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो लिस्टेड। मैंने बताया था कि एक वेबसाइट है या फिर एक ऐप है, उसमें कई टाइप के सर्विस प्रोवाइडर लिस्टेड है, लाइक मैकेनिक हो गया, रिपेयरमैन हो गया, इवेंट ऑर्गेनाइजर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, उसमें लिस्टेड है। तो सीए अपना लिस्ट नहीं करवा सकता उस ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड। और भाइयों, अपनी इंस्टीट्यूट ने सबसे लास्ट पेज में स्टडी मेट में आप देखेंगे पेज नंबर 149 में, उसमें रीसेंट डिसीजन दिए गए एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड्स के, जो मैं रेगुलर क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो इसको ज़रूर कवर करिएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट की जो एमसीक्यू है ना, उसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेंगे ज़रूर। तो उसमें अप्रॉक्सीमेट 21 गाइडलाइन है, लाइक लास्ट गाइडलाइन है इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट बिकम द जीएसटी ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर जीएसटी ऑडिटर नहीं बन सकता। तो ये सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट थे जो प्रोफेशनल एथिक्स में थे। बाकी मेरे पूरे रेगुलर क्लास में मैंने ऑलरेडी पूरी चीज़ें कवर कर ली है। तो लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा। थैंक यू।